आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कानून के आधार पर आरबीआई छाप सकता है लगभग 5 लाख करोड़ की करेंसी। हमने जब अगली आरटीआई लगाई, तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है? तो आरटीआई में जवाब है 34 लाख करोड़ की करेंसी तो छाप रखी है कागज में, और 1 लाख करोड़ की करेंसी छाप रखी है सिक्कों में। कितनी होगी टोटल? 35 लाख करोड़। छाप कितना सकता था? 5 लाख करोड़ की छाप ली, 35 लाख करोड़ की। तो वैध करेंसी गवर्नर के वचन के अनुसार, जो इस पर्ची पर लिखा हुआ है वचन गवर्नर का, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो वचन है, वो रुपए अदा करने का वचन दे रहा। चूंकि रुपए हर नोट के बदले में सोना देना पड़ेगा, ये वचन है गवर्नर का, तो उतना ही तो नोट छपेगा जितना सोना है, क्योंकि देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो छाप लिया 35 लाख करोड़, तो 5 लाख करोड़ तो वैध करेंसी हो गई, और 30 लाख करोड़ की अवैध करेंसी हो गई, इनलीगल, और वो मार्केट में उतार दी। अब हमने अगली आईटी लगाई, तुमने कर्जा कितना बांट रखा? तो कितना कर्जा बांट सकता है आरबीआई? करेंसी 35 लाख करोड़, तो 35 ही बांट सकता है। हमने पूछा कर्जा कितना बांट रखा, तो वेबसाइट पर जाना, उसकी पे आरबीआई की पे कर्जा बांट रखा 272 लाख करोड़। अब हम करेंसी तो है 35 लाख करोड़ की, अब ब्याज हम कितने पे दे रहे हैं? 272 लाख करोड़ पर हम ब्याज दे रहे हैं। जब वो ब्याज हम देंगे तो भाई आज ही हम ये चाहें कि पूरा कर्जा हम तो आज ही चुकता करेंगे, भाई हमको कर्ज नहीं चाहिए। भाई कर्जदार होना ये विकास की निशानी है। ये तो कर्जदार तो कभी आंख मिलाकर बात, ये हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान, आर्थिक लूट, उसकी पहचान है, ये उसको सिद्ध करता है कर्जदार है। तो जब 272 आ गया आंकड़ा, अगर हम ये चाहेंगे हम तो आज ही देना सारा कर्जा, तो कितना दे देंगे हम? 35 लाख करोड़ देंगे, असली और नकली दोनों मिलाकर 35 छाप रखी है। तो मार्केट में 35 ही तो है, तो 35 ही तो लौटा सकते हैं हम। तो 270 मान करके 35 निकाल दो उसमें से, तो 235 बचा। उसके लिए क्या, उसको कैसे देंगे हम? क्या तरीका है उसका? 235 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी बैंक ने रख रखी है, उसका जाना वो तय है, वो जाएगी ही, कोई रास्ता है नहीं। उसका रास्ता जनता सरकार मोर्चे ने निकाला है कि एक बार बैंक से हिसाब करो कि भाई तैने लोन में हमको क्या दिया, और हम जो चुकता कर रहे हो काय में कर रहे हैं? हम चुकता कर रहे हैं रुपए में, और बैंक दे रहा है हमको संख्या। एग्रीमेंट है हमारा रुपए में। बैंक ने जब लोन दिया, एग्रीमेंट साइन कराया, उसमें उसने एग्रीमेंट में लिखा मैं भारतीय रुपया दे रहा हूँ, रुपए में 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ, स्वीकृत कर रहा हूँ। स्वीकृत तो किया उसने रुपया, और दिया क्या? दिया उसने टेंडर, और उस टेंडर में हमारे रुपए में 14,000 गुने का डिफरेंस है। हमारा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, उसमें आती है 14,000 टॉफी, और जो इसका रुपये लीगल टेंडर है उसमें आती है 1 टॉफी। जो ये देता है लीगल टेंडर, उसमें 1 टॉफी आती है, और हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। तो गोल्ड तो दिया नहीं, लीगल टेंडर दिया। हम क्या करें भाई? वो जो लीगल टेंडर है, हम ये करें, हम दे रहे हैं रुपया। अब रुपया बहुत सारी समझ में ये नहीं आती, अब हम तो पागल हो रहे हैं समझाते ही। लोग कह रहे हैं हम भी तो लीगल टेंडर ही लौटा हुआ है उसको कर्ज में। बस तुम्हारे हाथ में जो लीगल टेंडर आया, वो आया काय के बदले? वो तुम्हारी मेहनत के बदले आया। मशीन में थोड़े छापा तुमने, क्या कागज लिया और मशीन में दिया, नोट निकल लिया और दे दिया बैंक में? वो तो तुमने मेहनत करी है, तुमने अपना गेहूं बेचा है, गन्ना बेचा है, पेड़ बेचा है, गाय बेची है, भैंस बेची है, कुछ भी बेचा है, उसके बदले में आया वो तो। और जब उसके बदले 100 कुंटल गेहूं बेचे मैंने, आरती ने बेच दिए मेरे 100 कुंटल गेहूं के, उसने लीगल टेंडर में मुझको नोट दिए। अब उस हर नोट पे क्या लिख रहा है? वो गवर्नर का वचन लिख रहा है उस पर। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए? गवर्नर के वचन के आधार पर
गवर्नर के बनाए हुए ऑफिस में जाना चाहिए जो बैंक है। तो क्या देगा उसके बदले में कि भाई तेरे गवर्नर, मैं गेहूं बेच के आया हूं, ये मेरे गेहूं हैं, ना कि कागज का नोट। अब ये जो कागज का नोट है इस पर तेरे गवर्नर ने वचन लिख रखा, धारक को मैं वचन देता हूं इतने रुपए अदा करने का, अब इसके बदले तेरे गवर्नर के वचन के अनुसार मुझे इतने रुपए दे। तो रुपये में क्या देगा वो? 777 मिलीग्राम सोना पर रुपया। अब उस पर रुपये के हिसाब से उस 777 मिलीग्राम गोल्ड को लेकर के मैं फिर कहां जाऊंगा? फिर मैं जाऊंगा सुनार के यहाँ कि भाई ये रख मेरा 777 मिलीग्राम गोल्ड और मुझे इसके बदले में लीगल टेंडर दे, क्योंकि बैंक ने मुझे क्या दिया लोन में? लीगल टेंडर दिया। और लीगल टेंडर दे तो मुझे क्या देगा? ये 777 मिलीग्राम सोने के बदले 14,000 के लीगल टेंडर देगा। अब वो 14,000 के लीगल टेंडर मैं अपने लोन अकाउंट में जमा करूंगा। ले भाई, तो मेरे लोन में से कितने कम होंगे? 14,000 रुपये। तो इसलिए हम जमा करते हैं रुपये में, और बैंक ने दिया हमको लीगल टेंडर, इसलिए 14 लाख का लोन हमारे कमाए हुए 100 रुपये में। सर मैंने हिसाब जोड़ा था तो 1 लाख रुपए से 77 किलो 700 ग्राम सोना बनता है। यही था हमारे यहाँ, यही व्यवस्था थी, सब लूट लिया। तो 100 रुपये में वो चुकता होता है। हमारा 1 लाख लीगल टेंडर से अगर गवर्नमेंट अगर IT में हमें दे दे तो हर 1 लाख में 77 किलो 700 ग्राम सोना व्यक्ति को देना होगा। तो हमको पूरे, हम तो जनता सरकार मोर्चा कहता पूरे भारत को कर्ज मुक्त कराना। किस आधार पर? भारत के कानून, मुद्रा के जो नियम है, प्रावधान है, उसके आधार पर हम भारत के एक एक व्यक्ति को, भारत के लोग बहुत ईमानदार नैतिक हैं, एक भी रुपया की बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन चुकता करेंगे अपने रुपए में भारतीय व्यवस्था कानून के अनुसार। और एग्रीमेंट हुआ है रुपए में, पेपर, ये जो एग्रीमेंट एक्ट 1872 उसमें लिखा है, ये पूरी व्याख्या करिए। अगर जो एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में साइन है और उसकी शर्तों को कोई पालन नहीं करता तो उस एग्रीमेंट को चुनौती दी जा सकती है सिविल कोर्ट में। अगर गलत है, सिविल कोर्ट उसको शून्य घोषित करेगा एग्रीमेंट को, क्योंकि रुपये में रुपया दिया नहीं दिया, लीगल टेंडर। इसका गवाह प्रधानमंत्री का भाषण, मेरा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, वो गवाही देगा। ये कह रहा लीगल टेंडर है, ये काय का लीगल टेंडर, रुपए का लीगल टेंडर है, ठीक है। अब बैंक क्या कहता? जो हमने दिया वही दे दो, ठीक है, चल उसे ही दे देंगे हम। हमने लिखित में आवेदन दे रखा, लिखित आवेदन का जवाब जो तू मांग रहा है लिखित में मांग हमसे, लिखित में मांगता नहीं भाई। इसी बात को लिखित में मांग के लीगल टेंडर अगर हमने लोन में दिया है तो लीगल टेंडर दे दो, हम दे देंगे। लिखित में मांगता क्यों नहीं है? IPC की धारा 489 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 उसमें लिखा है नकली करेंसी छापना, रखना, लेना, देना और मांगना आजीवन कारावास की सजा है। मांगता नहीं, वो लिखित में नहीं मांगता। हम कह रहे थे ना संख्या दी है, न्यू संख्या ही दे दो, लिया कंप्यूटर का मुंह इधर कर, अब पासवर्ड बता इसका, हम संख्या भी दे देंगे। फिर वो कहते हैं जी कोएजन एक्ट 2011 में भारत की करेंसी रुपए का कोई मानक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैंने जो लोन में हमको दिया नोट उसका कोई मानक नहीं है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, तो क्या हो गया? वो जीरो हो गया। फिर कर्जा कैसा? अगली बात, जब मानक खत्म हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि RBI कितना ही नोट छाप सकता है? हाँ जी, बिना मानक के छाप सकता है। तो जो हमको कर्जा दे रखा है वो जब छाप ले, छपाई हमसे ले ले, बहुत उसमें जो खर्चा है, लागत है छपाई में, वो हमसे ले ले। तो बैंक को इन्होंने हमको चिटचिटा होता था, वो ऐसा होता था इतना मोटा, एक तो चिड़चिड़ा होता है, ये जो जीरा जैसा होता है, एक होता पहला वो आता था, हाँ वो कंघी सी होती थी मुड़ी हुई, उसको हम आपस में एक दूसरे को चिपका देते थे, बालों में चिपका दिया तो निकलता नहीं था, छुटता नहीं था। तो इन्होंने हमारे पूरे चारों तरफ शरीर पर लगा रखे हैं चिड़चिटा,
शिक्षा का, चिकित्सा का, न्याय का, कृषि का एक भी बिना खर्चे के नहीं हो रही है। अब क्या खेत बो दिया तो उन्हें बच्चों की फीस नहीं है, बच्चों की नहीं तो आपका चिकित्सा को नहीं है, और अब का ये नहीं है, और अब का वो नहीं है, और फिर बैंक की किस्त देनी है। मकर जाल में जब फंसा रखे हैं तो अपने चिड़चिटाने छुटाने करो बंद। जनता सरकार मोर्चे ने एक चिड़चिटा एक आवेदन है, जो लोन में फंसा हुआ हो आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। केवल हिसाब पूछना बैंक से, तैने क्या दिया, असली मुद्रा दी या नकली दी। न तो बैंक ये कहता है असली दी है, न बैंक ये कहता नकली मुद्रा दी है। वो चिड़चिटा जब जाता है ना, उसका जवाब उस पर वो तो ना तो छुटता सरकार पे, ना छुटता हो बैंक पे, ना छुटता हो डीएम पे, ना एसडीएम पे। वो चिड़चिड़ा किसी से छुटता ही नहीं है। अब फिर क्या कर रहे हैं, ये ढींग मारी कर रहे हैं जबरदस्ती। बैंक के साथ शासन, प्रशासन, सरकार ये सब खड़ी हैं, क्योंकि बैंक का और सरकार का दोनों के मालिक एक ही हैं। अभी आपने एक वाक्य सुना होगा, भारत क्या है, मदरलैंड, और फादरलैंड वो इजराइल है। तो मालिक कौन हुआ इनका? जब आप ही बता रहे हैं कि फादरलैंड जो है वो इजराइल है। अभी भारत जो है, आप ये समझ रहे हो कि ये योजना जो चल रही है सरकार बनाती है, ये तो मूर्ख बैठे हैं, गधे हैं ये, जो विधानसभा उसमें बैठे हैं। ये भले नीति बना सकते हैं, ये व्यवस्था बना सकते हैं। भारत में एक शब्द सुना होगा, इंडो इजराइल। इंडो इजराइल तो योजना भारत की गांव की वहाँ बनती है वो, और वो क्या बनाएंगे कि भारत को, हमें पूरे भारत के जल जंगल जमीन पर हमको कैसे कब्जा करना है, हो रहा है। अडानी और अंबानी जो हैं, ये तो केवल पिक्चर पर हैं, सामने पर्दे पर। इसके पीछे पूरा इजराइल और अमेरिका के माध्यम से पूरा षड्यंत्र चल रहा है, और सारी संपत्ति अगर खड़े नहीं हुए तो सब उनके पास जाना वो तय है। अब निर्णय हमको करना है, देना है कि नहीं देना। आपको क्या चाहिए? भारत का संविधान। संविधान में क्या दे रखा? फंडामेंटल राइट। क्या है फंडामेंटल राइट भारत के नागरिक के? रोटी, कपड़ा और मकान। यही सरकार कहेगी। रोटी तो हम दे ही रहे हैं भाई, हर महीने 5 किलो मिलता है, मिलता नहीं मिलता? तो रोटी, कपड़ा और मकान फंडामेंटल राइट है। अब तुमको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा पहनने को, मकान मिलेगा रहने को, मालिकाना हक आपका पूरा खत्म। और ये कहेगी संविधान का पूरी तरह हम पालन कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हम देंगे, लेकिन मालिकाना हक किसका होगा? इंडो इजराइल। इनके माध्यम से इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा षड्यंत्र है। अब इसको समझना पहले, और लोगों को समझाना। हम अकेला समझा देंगे, देवेंद्र भलारा अकेले समझा देंगे? अगर ये बचाना है देश, अगर इससे लगाव है और भारत माता की जय करनी है, तो प्रत्येक नागरिक तक हमको जाना पड़ेगा, प्रत्येक नागरिक को हमको समझाना पड़ेगा। और उसके लिए अभियान है, अभी तो ज़िले वाइज मीटिंग करके ज़िले में कमेटी बनाना, और अगला अभियान है कि ज़िले की जो कमेटी है वो जाएगी ब्लॉक तक, और ब्लॉक की जो कमेटी है वो जाएगी जिला पंचायत तक, वो क्षेत्र पंचायत तक, जो हमारी 4-5 गाँवों की पंचायत होती है, और फिर वो जाएंगे गांव में। और फिर अंत है, एक गांव में 13 युवा हमको चाहिए जनता सरकार मोर्चे को, जो अपनी व्यवस्था 13 युवा जिंदा शहीद ऋषि वो चाहिए। जब हम इन सांसदों का, विधायकों का, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, जब इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था सब हम इनकी कर रहे हैं, तो गांव मिल करके एक गांव 13 बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकता क्या? जब कर सकता है तो उन गांव के बच्चों का लगाव ज़्यादा होगा गांव से, या बाहर से जो सेक्रेटरी, पटवारी, मास्टर, आंगनवाड़ी ये सब जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा लगाव है। जब शिक्षण देगा, जो हमको शिक्षा दी गई है वो दी गई है देशद्रोह की, समाजद्रोह की, प्रकृति विरोधी, और वो शिक्षा मिलेगी प्रकृति पोषक, स्वचालित, स्वविकसित व्यवस्था हमको अपने गांव में वो खड़ी करनी है। गांव है जीवन स्वरूप। भगवान की भक्ति अगर करनी है तो भगवान बसता है गांव में जिंदा। जिंदा कैसे होता?
ये जो सृष्टि बनी है वो पंच महाभूतों से बनी है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच महाभूतों से बनी है। भूमि का भय, गगन का गय, अग्नि का अ, नीर का न, क्या बन गए? ये ही भगवान है। महान से महापुरुष का लालन पालन किसने किया? इसी भगवान ने किया। इसलिए गांव ही भगवान है। भगवान की भक्ति अगर करनी है तो गांव को आत्मनिर्भर, शुद्ध, उसे जहर मत डालो। खेत गंगा की तरह हमारे पवित्र थे, खेत ही गंगा है। गाय वहाँ की अर्थ की धुरी है। गाय से ही खेती, गाय से ही चिकित्सा, सब कुछ गाय से वो संभव है। तो ये जो हमारे तालाब, जल, ये सब हमको अपने हाथ में लेकर के अपनी व्यवस्था खड़ी करनी है। उसको 13 लोग गांव तक, अभी तो जिले कवर नहीं हो रहे, तो लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक आदमी करेगा तो उसे 24 घंटा भी काम करेगा, तो 24 घंटे तो काम करेगा वो। लेकिन अगर 100 आदमी करने लगे एक घंटे ही, तो 100 घंटे हो गए। तो एक घंटे तो हम दे ही सकते हैं। अगर 1000 लोग एक घंटे काम करें, 1000 घंटे काम हो गया। 1 लाख लोग एक घंटे काम करें, 1 लाख घंटे काम हो गया। और 1 करोड़ घंटे काम हो गया। तो ये एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। प्रकृति में इतनी, नेचर में इतनी दया है। किसी मकान को छोड़ करके ताला लगा के तुम चले जाओ, 10 साल में जो उसका बिगड़ेगा, धूल मट्टी उसकी जो आएगी, 10 साल में उसको फिर से मेंटेन करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। फिर वो मकान वैसा ही हो जाएगा। बिगाड़ भले ही ये जो है सैकड़ों सालों से, 250 साल से, 1000 साल से जो हुआ है, उसको बनाने में 1000 साल नहीं लगेंगे। कभी आप ये समझ रहे हो साहब इतना लंबा बिगड़ा है, इतने संभव बनेंगे, हम रहेंगे दिन नहीं रहेंगे। नेचर में इतना वो है कि जब बदलाव आता है तो वो घड़ी की चौथाई में। अब ये 2 बात, मुद्रा हमको नहीं पढ़ाई जाती और ग्राम सभा नहीं पढ़ाई जाती। ये दोनों अगर पढ़ना है और इन दोनों को खड़ा करना है, जीतना है इस लड़ाई को, तो बैंकिंग की लड़ाई को बैंक से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट